सीधा बैठा। मम्मी के मम्मी अथी हो लगा कर ला तो कर लिया लोग नेटो देला के बाद में ना चली थे वो लोग कल 2 बार चला है। अपने नेट से चलाएंगे। चलो बताइए केंद्रीय योजना है। चलो बताइए इधर। एक मिनट क्वालिटी कम बोलिए सर। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुआ था? डेट के साथ भी डेट के साथ नहीं याद होगा सब नहीं याद करना कुछ कुछ याद करना। लगा दीजिए सर, आप फोटो भेज दीजिएगा। 28 अगस्त 2014 मेक इन इंडिया की शुरुआत। डेट नहीं 2014 याद है। बोलो डेट बोलो बताना कोई है। 25 सितंबर 2014 स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत। 2014 बोलो 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2014 मिशन इंद्रधनुष योजना। इसमें हमको याद है। बोलो डेट नहीं याद है। बोलो तो 2014 22 जनवरी थी 15 दिसंबर 2014 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 22 जनवरी 2015 सर उसी लगा दीजिए सर, डेट आप पूछ रहे याद होगा। चलिए बोले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 8 अप्रैल 2015 उड़ान योजना की शुरुआत कब हुआ? 2016 आगे बताओ 2017 उड़ान योजना 2017 भारत नेट योजना 2017 वन रैंक वन पेंशन योजना 2015 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन 2016 राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना 2017 बताना तो रहे। वन नेशन वन राशन वन कार्ड योजना आगे 2020 आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना 2020 वंधन योजना 2018 नहीं याद ले। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत 2018 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना 2018 बताना है तो 12 सितंबर 2025 सॉरी 23 सितंबर 2018 का हुआ था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2018 दीनदयाल स्पर्श योजना आगे बोलो 2017 में सेतु भारत योजना परियोजना सेतु भारत परियोजना की शुरुआत 2016 सेतु भारत अथिया से बंदरगाह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 है। भारत माला परियोजना की शुरुआत बोला आगे 2015
राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, सबरीमाला, मंदिर है वो। डिजिटल इंडिया मिशन, बोलो पीछे से है 2015 में। अमृत योजना 2015। अटल पेंशन योजना 2015। प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना, आगे बोलो 2019। जल जीवन मिशन योजना 2019। अटल भूजल योजना 2019। चलो एक के पार्ट पूछे थे वो पूरा ना है, 2 पार्ट में है। एक बार पढ़े से थोड़ी हो जाएगा। कुछ पढ़बे ना करबा तो कैसे लगा। हाँ तो चलिए कल ही वाला हमसे कुछ पूछ रहे हैं, बताइएगा। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई आयतन में जो आकृति में परिवर्तन होता है और बल हटा लिया जाता है तो फिर मूल अवस्था में आ जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? इसको सुघटियता। ठीक, प्रत्यास्था कहा जाता है। ध्यान इधर, ध्यान इधर, सुने पर क्वेश्चन। बताइएगा, प्रतिबल एवं विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबल विकृति कल ही पूछे थे। प्रतिबल बटा विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्था गुणांक टॉर्क उल्ला बल प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा ही मात्रक बताओ। प्रतिबल बटा विकृति होगा करता है। वो तो सूत्र है, ऐसा ही मात्रक है वो तो सूत्र है। हाँ प्रत्यास्था गुणांक हमको लगा मात्रक किंतु बोला प्रति मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आयतन गुणांक का ऐसा ही मात्रक बता था। आयतन गुणांक न्यूटन पर मीटर क्यूब। जितना भी होता है क्षेत्रीय गुणांक, आयतन गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक, सब का ऐसा ही मात्रक वही होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ जाएगा। एक ही गहराई पर सभी दिशाओं में समान रूप से क्या लगता है? दाब लगता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के किस पर निर्भर करेगा? कोई बिंदु पर, मैं बोतल में पानी है, कोई बिंदु पर उसके किस पर निर्भर करेगा दाब? द्रव का दाब है उसके क्षेत्रफल पर ना, क्षेत्रफल हाँ, घनत्व पर निर्भर करेगा। जितना ज्यादा घना रहेगा वो ज्यादा भारी रहेगा तो नीचे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। पास्कल ने क्यों सिद्धांत दिया था? पास्कल के क्यों नियम है? कौन कौन बताओ। ना, वो तो दाब बराबर HdG हो गई। पहला नियम कहता है यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। दूसरा नियम कहता है कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित होता है। पास्कल के सिद्धांत पर कौन कौन काम करता है? पास्कल जैसे लिफ्ट हो गया। तो लिफ्ट कौन लिफ्ट है? जो हम लोग चलते हैं। ये लिफ्ट कहाँ से काम करता है? जैसे वो ई वाला लिफ्ट होता है, पुल्ली वाला एगो भी होता है मोटर वाला, तो ये थोड़ी है, वो सब में हाइड्रोलिक लगाना है। हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया। बताइएगा, द्रव चलता होता है आदमी आता जाता
वो पुल्ली टाइप का होता है उसमें। तो यही में तो रंग करता है पुल्ली ना, खींचता है तरवा से। ये ना ट्रकिया में देखा है, ट्रैक्टरवा में उठाई तो पुल्ली कहाँ रहा है अच्छा वो ऊपर। वाला पुल्ली। दाव तो कुछ प्रेशर से उठता है ना। प्रेशर से नहीं उठता है, तार रहता है, तार- इससे घूमेगा। ऐसा ना ये चीज अच्छा वही बात। ट्रैक्टरों में तो इसमें काफी करता है। चलिए बताइएगा, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उसका घनत्व अति गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाए। बोला आगे बढ़ते जाएगा। बोला बढ़ेगा। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है उसको पर दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या हो जाएगा? बोलो। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, दोनों हिस्से में रहता ठीक है, अगर आयतन बढ़ रहा है गर्म करने पर उसका गलनांक भी बढ़ेगा, और जिसका आयतन घट रहा है उसका गलनांक भी क्या होगा? घट जाएगा। तो आयतन बढ़ता है तो एग्जांपल बता दो उसका कि जेकर आयतन बढ़ाने पर बढ़ता है, गर्म करने पर भी उसका गलनांक बढ़ जाता है। ठीक है, मोमो घी लाइन से जा दिया। अब बताइएगा, अब बताइएगा अथी वाला जिसका क्या पता यहाँ पे है। नहीं दिले। चलिए बताइएगा, यही तो पैसा तो काला है। अब बताइएगा कि एक विपरीत बताइएगा, जिसका गलनांक, जिसका आयतन घटता है और उसका दाब बढ़ाने पर गलनांक घट जाता है, उसका एग्जांपल बता दीजिए। एक नहीं 3 बोले दिले। यह देखिए इसका होता है बर्फ। विस्मित होता है। ठीक है, बर्फ विस्मित ढलवा लोहा होता है। सभी द्रवों का क्वथनांक, ये तो बताइएगा, यदि दाब को दोगुना कर दिया जाए तो जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा? बोलो। द्रव का दाब दुगना कर दिया जाए तो जल का क्वथनांक क्या होगा? द्रव का क्वथनांक आधा हो जाएगा। प्रेशर कुकर में मरते तू लोग कहाँ रहा पर 125 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, प्रेशर में तो आधा कैसे हो जाएगा? प्रेशर क्वथनांक हम कोची पूछ लिए है, हम क्वेश्चन कोची पूछ रहा है, हम कोची पूछ लिए कि यदि द्रव का दाब दुगना कर दिया जाए तो जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा? क्वथनांक का मतलब कुछ होता है उबलना, टेम्परेचर। बढ़ जाएगा। हाँ 125 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 100 से बढ़कर 125 हो जाता है। हाँ। जैसे कहता है कि जल का क्वथनांक कितना है या गलनांक कितना है, कितना बताता है, सब बताता है ना। कुछ के जल का जल का क्वथनांक जी 100 डिग्री, गलनांक जल के कहाँ होता है? बर्फ के गलनांक होगा कि जल का गलनांक कहाँ हो जाएगा? बर्फ के गलनांक कितना, जीरो। हाँ 0। क्वथनांक जैसे जल को बोलेंगे तो जल का 100 डिग्री सेल्सियस। वही, हाँ। जैसे उसका ताप 125 से 30 हो जाता है। तो तपवे के ना क्वथनांक कहेंगे सर, और दूसर के थोड़ी कहेंगे। क्वथनांक का मतलब कुछ होता है खोलना बिंदु। दाब बढ़ाएंगे तो जैसे प्रेशर कुकर में दाब बढ़ रहा है तब ना वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वही दाब को दुगना कर दिया जाए। क्वेश्चन ठीक है, बाकी समझे का अधिक थोड़ा फर्क जैसे वो का ताप जो है ना कि उतना बढ़ जाता है कि कारण से जल्दी पक जाता है, ये चीज हम तो क्वथनांक बढ़े या टेम्परेचर बढ़े? जब क्वथनांक बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि एक दोनों के अति समानुपाती है। हम जानते हैं वो दोनों ही उधर है कि ऊपर जाने बढ़ रहा है तो तो बढ़ेगा तो एक्यूरेट दिया हुआ है ना यहाँ पे। कितना बढ़ेगा। हम क्या बोले क्वथनांक कितना हो जाता है, तो हम गुना पूछने क्या गुना हो जाता है? तो जैसे समझ एक मतलब पढ़ के आते तो जरूर पता था। 125 बढ़ रहा है, पीछे के नीचे 125 हो जाता था आपको 125 से कम नहीं। अब बताइएगा, प्लवन का सिद्धांत बताइए। अच्छा आर्किमिडीज का सिद्धांत बताओ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल वही करते हैं कि मतलब किसी पानी में डालते हैं तो डूबता नहीं है, उसका पानी मतलब ज्यादा होगा तो नहीं डूबेगा। आगे कोई बताओ और बढ़िया से। जैसे है वस्तु द्वारा हटाया गया दाब के बराबर होता है। दाब के बराबर है, द्रव्यमान के बराबर, द्रव्यमान ना होती है, भार के बराबर होता है। भार के बराबर होगा। जब कोई वस्तु को द्रव में या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से अगर डुबाई जाती है
तो उसको विस्थापित द्रव के द्वारा जो होता है ना वो भार के बराबर अति बल लगाता है। अब बताना है कि जब कोई वस्तु कब डूबेगा, जब वस्तु का भार अधिक होगा कि उत्प्लावक बल का भार अधिक होगा, वस्तु भार अधिक रहता है। डूब जाएगा। ठीक है, बीच में कब तैरेगा, मान ली कि न तली में है और न सतह पे है, वस्तु का कम हो जाएगा तैरना रहेगा। ठीक है। दोनों का जो है वस्तु का भार और उत्प्लावक बल का भार अगर बराबर है तो वो बीच में पानी के अंदर तैरेगा। अगर इसका भार ज्यादा हो गया, उत्प्लावक बल का भार ज्यादा हो गया, तब सतह पर क्या होगा, आधा सतह पे आधा ऊपर बाहर जो है तैरेगा। आधा तो इसमें बराबर होगा, कहाँ आधा, तरह से सतह पर हो जाएगा। कुछ अंदर भाग, जैसे बोतल में आधा पानी रखा रहता है। जिसे कहने का मतलब तली में बैठा रहेगा जब वस्तु का भार अधिक होगा उत्प्लावक बल से, और उत्प्लावक बल और वस्तु का भार अगर बराबर होगा तो बीच में पानी के अंदर न जमेगा, ना तलिए में रहेगा ना पानी के ऊपर ही रहेगा। और जब अधिक रहेगा उत्प्लावक बल तो ऊपर ऊपर सतह पर आके तैरेगा, जिसमें से कुछ भाग बाहरों रहेगा कुछ भाग अंदरों रहेगा। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, बोलो। क्या डिग्री से वो घनत्व होता है कि जल का घनत्व कितना डिग्री पर अधिक होता है, हमको जी पूछी थी। शुद्ध जल का घनत्व पूछ रहे हैं, 4200 तो विशिष्ट घनत्व होता है। ये होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, या 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, बोला आगे। ठीक है, पास्कल के सिद्धांत पे। पनडुब्बी किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। बताइए ससंजक बल किसे कहते हैं, ससंजक बल, जब दो पदार्थ आपस में चिपक जाते हैं, ससंजक बल। ससंजक आगे बोला। नहीं चिपकता है, वो चिपकना ना चिपकना में हम परिभाषा पूछ रहे हैं तो चलिए, और उसे अब आप अपन अपन बारे में याद रखिए। एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल, और विभिन्न प्रकार के बीच मान विभिन्न प्रकार के जो अणु रहेगा उसमें जो लगने वाले बल को बोलते हैं आसंजक बल। ससंजक बल को कोची बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स, और एडहेसिव फोर्स बोलते हैं असंजक बल को। बताइएगा द्रव में संजक बल का मान क्या होता है, आगे बताओ। द्रव में हो जाएगा ठोस से कम होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा ससंजक बल का मान होता है ठोस में, उसके बाद होता है आपका द्रव में, और नगण्य होता है गैस में। ऐसे बल हमेशा ठोस में डालना है। अब एक बात बताना है, कांच पानी को नहीं भिगोता है, जिसमें कि कौन से कारण से नहीं भिगोता है, बताइए। कांच पर पानी डालते हैं तो वो नहीं भीगता, चलाता है। असंजक बल, असंजक बल कितना, उसमें बताना है कि किसका मान अधिक है, ससंजक बल का मान अधिक है कि असंजक बल का मान अधिक है, बोला। क्वेश्चन फिर से बोलिए तो सर एक बार क्वेश्चन फिर से बोला केकर मान अधिक, हम बताना है दुए को नामे बताना है, या तो ससंजक बल का मान अधिक होगा या असंजक बल का मान अधिक होगा। क्वेश्चन बोलिए एक बार सर। पारा जल जो है कांच को नहीं भिगोता है, कारण क्या है, इसका मान सही है, ठीक है। ससंजक बल का मान जो होता है अधिक हो जाता है, और असंजक बल का मान क्या रहता है, कम हो जाएगा। जब असंजक बल का मान कम हो जाएगा तो किसी पर चिपकेगा नहीं, और जब असंजक बल का मान ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, चिपक जाएगा। जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है हाँ। स्याही ऊपर जाता है, या असंजक बल का कारण। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए द्रव को क्या चाहिए, ताप, आगे। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, कोई चीज के पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाना है, माने लिक्विड के, उसको क्या जरूरत पड़ता है,
ताप चाहिए, ऊर्जा चाहिए, उष्मा चाहिए, क्या चाहिए? बोलो। उसमें चाहिए ऊर्जा चाहिए उसको। पृष्ठ तनाव का मात्रक बताओ, न्यूटन मीटर छोड़ के। बोलो। तो निकालना ही पड़ेगा तब निकालेंगे पास करते हैं। जूल प्रति मीटर स्क्वायर। बताना है कि द्रव का जैसे द्रव का पृष्ठ तनाव 0 कब हो जाएगा, किस टेम्परेचर पे? द्रव का पृष्ठ तनाव 0। बोलो। ना सुनबे न कर, दोबारा कही थी कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव 0 कब हो जाएगा, कौन से टेम्परेचर पर द्रव का पृष्ठ तनाव 0 हो जाता है? 100 डिग्री। क्रांतिक ताप पर जो है आपका 0 हो जाता है। सर अभी जो पृष्ठ तनाव फॉर्मूला कैसे बोला है कि वो मात्रा जूल प्रति मीटर स्क्वायर। तो जूल प्रति मीटर स्क्वायर फॉर्मूला से हमरा समझ से नहीं बल बटा क्षेत्रफल से ये गलत दिया हुआ हो सकता है। इसका अलग फॉर्मूला हमको लगता है कि शायद इसकी फॉर्मूला से निकलेगा, बल बटा क्षेत्रफल से नहीं निकलेगा हमारा जहां तक अपना जाकर देख लिया। समुद्रों की लहरों को शांत करने के लिए क्या मिलाते हैं, क्या डालते हैं उसमें? है ठीक है, तेल डाल देते हैं। शेविंग ब्रश आपस में चिपक जाता है आगे, कौन से कारण है जो शेविंग? बोलो। तो लाइन से आवे तो फिर वो कहेगा लोग कि हमारा नहीं आ रहा है। पृष्ठ तनाव के कम हो जाता है जिसके कारण आपस में चिपक जाता है। बताइएगा केशिकत्व की क्रिया किस पर निर्भर करता है? केश कुछ सुन लिया पहले। केश नली में कोई भी द्रव किस सीमा तक चढ़ेगा यह किस पर निर्भर करता है? हाँ, केश नली के त्रिज्या पे। बताइए शुद्ध जल का कितना डिग्री मान होता है किसी का केश नली में? केश नली में उसका मान कितना होता है? बोलो बोलो। 101.4 है 0 डिग्री होता है। 135 डिग्री पारा के साथ होता है। पारा के साथ जब केसी नली में होता है तो कितना के साथ? 100 जल का अशुद्ध जल अगर खाली जल पूछेगा ना सर 45 होगा, शुद्ध जल का 0 डिग्री। वो अलग नहीं बताना है, जैसे वो अथी के अनुसार। अरे द्रव सुनो ना, इधर पानी केस नली में डालबो ना, द्रव डालबो पारा डालबो तो इसका क्या क्या करती बनता है? सॉरी, हाँ पारा डालिएगा तो इस आकार का बनता है, और जब अथी डालिएगा पानी डालिएगा तो केस नली में इस आकार का बनता है। तो इसमें 0 डिग्री बनता है जल के साथ, उसमें अथी करना अथी के बीच बीच में, और पारा में 135 से 140 डिग्री के बीच में बनता है। जितना तेज गति से हम वायु में दौड़ सकते हैं उतना तेज गति से पानी में दौड़ नहीं पाते हैं, क्यों? कौन सी कारण? चलो आगे बताओ। बोलो। क्योंकि पानी का संसर्जक बल का मान ज्यादा नहीं श्यानता का मान ज्यादा। श्यानता ठीक है, कहा कि घनना पानी हवा क्या है, श्यान कम है, और जल ज्यादा श्यान है, मन गाढ़ा ज्यादा है। हाँ घना तो भी कह सकते हैं, मगर ज्यादा अच्छा रहेगा श्यानते पे चलेगा। श्यानता का अर्थ क्या होता है? ठीक है, चलिए बताना। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? जमाला कहाँ भाई थोड़े मर देते हैं। हाँ बोला आगे तो 7 से कम होता है। अम्ल किसे कहते हैं? हाँ वो तो सब जानता है, खट्टा, छोड़ दीजिए, कोई और परिभाषा दीजिए। सीधा सीधा आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा दीजिए, बताइए।
प्रोटॉन गहनता होगा। हाँ, तो रहे तो ना आवे तो ज्यादा हाँ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कुछ करता है इलेक्ट्रॉन क्या करता इलेक्ट्रॉन तैयार करता है, तो बताओ। ठीक नहीं ये होगा, अम्ल जल में घुल के H+ आयन देता है। ठीक है, H प्लस है, आयन देता है। बताइएगा, अम्ल धातु से विक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करेगा? बोलो। है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। अम्ल नीले लिटमस को क्या करेगा? लाल कर लाल करेगा। और मिथाइल ऑरेंज को? बोलो गुलाबी। बोलो। मिथाइल ऑरेंज को अम्ल क्या करेगा? पीला कर देगा। ठीक है, पीला कर देगा। नहीं, मिथाइल ऑरेंज सॉरी मिला ना, लाल कर देगा, लाल करेगा, लाल लाल करेगा। हाँ, लाल करेगा, उसकी बात कर। पीला हो तो हल्दी वाला एग्जांपल सबसे बेस्ट ठीक है। है ना, महिला से हल्दी लगेगा। आर्हेनियस के अनुसार तो होता है कि अम्ल जो है जल में घुल कर देता है हाइड्रो H प्लस। ब्रस्टन एंड लॉरी के अनुसार अम्ल की क्या परिभाषा दिया गया? बोलो। प्रोटॉन को इसी करेगा, त्याग करेगा। प्रदान करेगा। त्याग करेगा तो त्याग करेगा ना प्रदान करेगा, बात बराबर है। हम पर आपको प्रदान कर दे चाहते थे, त्याग दीजिए, बात बराबर है। वैसे में तो प्रोसेस है कि नहीं? गरम करने का मतलब है लेना, आप प्रदान कर दिए, दान दे दिए, त्याग दिए, एक ही चीज है ना। हो सकता है, मगर हम तो यहाँ पे कह रहे हैं। चलिए ठीक है, प्रोटॉन प्रदान करता है ब्रस्टन एंड लॉरी के अनुसार। लिविस के अनुसार बताइए सिद्धांत अम्ल की परिभाषा। लिविस इलेक्ट्रॉन होगा क्या इलेक्ट्रॉन का? क्या करेगा? बोलो। इलेक्ट्रॉन एक दूरी निर्जन दूरी ग्रहण करेगा। ठीक है, लोन पेयर जो होता है ना, लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेगा जल में घुलकर। एग्जांपल BF3 नहीं समझ कुछ ही एग्जांपल लिविस का हाँ लिविस का SO3 BF3 ना है। BF3 BF3 कहाँ से हो देते हो? तो वो तो अम्ल है जो बिना अथी वाला है, गैर हाइड्रोजन वाला है। देखो अम्ल वाला बताया, अम्ल प्लस आयन हो जाएगा जल के साथ घुल के। अच्छा क्षार OH माइनस देगा। अभी क्षार आएगा, अभी तो अम्ल चल रहा हाइड्रोक्साइड देगा। है। बताइएगा, बोलिए। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? बोला। अम्ल तो इसे दो प्रकार के कौन होते कौन? हैं। एगो प्रबल अम्ल होता है, एगो दुर्बल अम्ल होता है। वो तो अथी के अनुसार, मजबूती पावर क्षमता के कैसे अनुसार है। बताएं, बोलिए। ऐसे उसका अथी के अनुसार है वर्गीकरण। अम्लों का वर्गीकरण बांटा गया, वो तो आपका ठीक है, वो भी ठीक है, मगर यहाँ पे दिया हुआ है एगो ऑक्सी अम्ल बोलते हैं, एगो हाइड्रा अम्ल। आए? देखिए अनॉक्सी अलग होता है और नहीं, आप नहीं रुकिए ना, हम सही बोल रहे हैं। मेरा ही बात सुनिए आप। हाँ ऑक्सी सुनाइए। और ऑक्सी दोनों सही है। जो हाइड्रोक्साइड है बोल रहे हैं, उसको दूसरा नाम अनॉक्सी है। देखिए उसमें ऑक्सीजन का अनुपस्थिति होगा परिभाषा में। तू समित तू कहाँ पहुंचल है? तू बायोलॉजी के टीम में पहुंचल, श्वसन पर नहीं पहुंचल है, हाँ केमिस्ट्री में पहुंचल है। हाँ। इसके जहाँ किताब में अच्छा से लिखल है। क्या? और फिर मजाक उड़ा ना रहे ना हैं। बताओ ना, बताओ। कसम से कह रहे हैं सर, दूसरा का बोलिए कोची है। उसको हाइड्रा अम्ल बोलते हैं। हाइड्रा अम्ल को ही अनॉक्सी अम्ल कहते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का अनुपस्थिति होता है, इसलिए इसको अनॉक्सी अम्ल कहते हैं। अब श्वसन में तो हम पढ़े आज तक, लेकिन अनॉक्सी नहीं श्वसन सर, हम पढ़े। किताब जैसे हमको अच्छा से याद है तुरा सर। जो बोले का तरीका है वो ठीक है, मगर वहाँ पे बायोलॉजिकल टू टर्म है अनॉक्सी। अब हो सकता है चलिए छोड़िए, अब बताइए ऑक्सी अम्ल का एग्जाम्पल बताइए दो। ऑक्सी अम्ल हाँ, KOH वो अम्ल है KOH। इतना टाइम लीजिए, क्वेश्चन बहुत सारा है। हाँ ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, फास्फोरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, नाइट्रस अम्ल हो गया, ये सब आपका ऑक्सी अम्ल। जिसमें ऑक्सीजन रहेगा वो ऑक्सी अम्ल हो जाएगा, और जिसमें हाइड्रोजन रहेगा वो हाइड्रा अम्ल कहलाएगा। संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? H2SO। सल्फ्यूरस अम्ल का फॉर्मूला बताइए। सल्फ्यूरस अम्ल, हाँ। कैसे सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं बोल रहे हैं हम, सल्फ्यूरस अम्ल बोल रहे हैं। क्या बता रहे फॉर्मूला H2SO3 होता है। फोटोग्राफिक में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? वो अम्ल है ये, सिल्वर ब्रोमेट। हम बोल रहे हैं फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं। हाँ बताओ। मैंने सिल्वर नाइट्रेट अम्ल है यार।
चलिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कपड़ा से स्याही, कपड़ा के धब्बा को स्याही में निकालने के लिए किस अम्ल का? ऑक्जेलिक अम्ल। अम्ल राज बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? किस अम्ल का? एक्सेल का सर? ठीक, खाली वो HCl है। उसके साथ नाइट्रिक अम्ल रहता है। ठीक है, HCl। बताइएगा, क्षार जो है मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा देगा? क्षार में मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा हो जाएगा? ये हो सकता है कहीं गुलाबी कर देता। बोलो। रंगहीन है। नहीं सर, हम बताएंगे दोबारा आएगा। बोलो। पीला। ठीक है, आम्ल जो है लाल कर देता है मिथाइल ऑरेंज को, और क्षार जो है आपका पीला कर देता है। अब बताइएगा कि क्षार में किसका, यहाँ पे बोलो, क्षार बताइएगा फिनेप्थलीन का रंग कैसा रंग देगा? गुलाबी। ठीक है, फिनेप्थलीन जो होता है वो आपको क्या कर देता है? गुलाबी कर देता है। नहीं, ये सब ये आपका कृत्रिम है। बता दीजिए सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक जैसे अम्ल क्षार को पहचानने वाला। हाँ, बोलो। तीन कौन कौन? प्राकृतिक और रासायनिक। अरे यार ऐसे ना दो गो ठीक है, एक बार गलत है। बोलो। गंधीय, कृत्रिम, प्राकृतिक और गंधीय। तो कृत्रिम में हो जाएगा फिनेप्थलीन और ऑरेंज हो जाएगा। गंधीय में आ जाएगा आपको ये आ जाएगा, लहसुन आ जाएगा, लौंग आ जाएगा, ये आपका हो गया, जो गंध देता है। हाँ गंध देगा। और प्राकृतिक में आ जाएगा आपका हल्दी आ जाएगा, गुलाब का अथी हो जाएगा, ये सब आ जाएगा प्राकृतिक रूप से। अब बता रहे आर्हेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा बताना है। ठीक है, जल में घुलकर OH- देता है। खाली आप बताइए क्षार और भस्म में अंतर बता दीजिए। क्षार और भस्म में अंतर है। तो क्षार तो जान ही रहे हैं। कुछ ही तो बताया बता ना। नहीं जाने कि वो माइनस देगा। वो इसीलिए मैं दोनों में खाली अंतर बताना है कि क्षार किसे कहते हैं या भस्म किसे कहते हैं। पाउडर की अवस्था में रहता है वो भस्म होता है, और उसी को पानी में मिला देंगे तब वो क्षार कहलाएगा। भस्म को जल में घुला देने के बाद वो क्षार कहलाता है। भस्म सूखा अवस्था में रहता है, और क्षार आपका रहेगा आपका लिक्विड अवस्था में। जल जब तक नहीं मिलेगा वो क्षार नहीं कहलाएगा ना। ठोस कह सकते हैं, मगर ठोस किसे, पाउडर के अनुसार में रहेगा तो ठोस कैसे करें? ठोस का मतलब ये थोड़ी है ठीक आता है, चूर्ण हो जाएगा ना। कुछ बोलेगा तो अलग बात है। चलिए बताइएगा, ब्रास्टन एंड लॉरी के अनुसार बताइएगा क्षार की परिभाषा। बोला। सब यही तो प्रॉब्लम है सबके। फोन तो जा। हाँ गाड़ी है। रूम में है उधर अंदर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बोला। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सुन रहे हैं क्वेश्चन बोला। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सर। हाँ सर, बार बार तो यही बोल रहे हैं सर। NH4OH होता है। तो बस तो कुछ ही होता है मतलब वही NH4OH। अरे कोई वाला हाँ। नहीं भाई, आपने तो ऐसे बाला हो छोड़िए मित्र, जाओ इसको छोड़ो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताइए। बोला। सी ठीक है, CaOH का होल टॉस। फेरस हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताइए। फेरस हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है, Fe कुछ ही क्या? ठीक है, FeOH का होल टॉस। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ।
बोलो। ठीक है, बॉक्साइट को ही कहा जाता है Al2O3। वो भाई गर्मी ऑक्साइड है। Al2O3 हाँ, ये कोई चीज का इंग्लिश में हो एम्फोटेरिक कहा जाता है। एम्फोटेरिक ना। हाँ, बताइए साबुन, मुलायम साबुन बनाने के लिए किस हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं? आगे। हाँ, मुलायम सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम डालते हैं तो धोने वाला, हमारे मार धोए वाला में सोडियम मिलाता है, और नादी से कठोर में सोडियम, नादी हुई मुलायम में आपका पोटेशियम। सोडियम वाला सीधा नहीं होता। मुलायम में पोटेशियम। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है बोलिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, MgOH का होल्टवाश। बताइएगा। इसी को ना दूधिया कहते हैं सर। हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसी को कहते हैं। मतलब मिल्क को मैग्नीशिया गलती से बोला गया। अब बताइएगा कि चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। सर तत्व का नाम बताना है। नहीं, यौगिक का नाम बताना। पास। मोलासिस विधि में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, MgOH का होता है। MgOH का होल्टवाश। वो आपका साफ करने के लिए चारकोल का, और हड्डी के चारकोल है, एनिमल चारकोल, या करता था पहले, अब पता नहीं कुछ करता है, चूना उना का शायद कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करता होगा। लवण किसे कहते हैं? लवण है। नहीं। ठीक है, अम्ल और क्षार से जल नहीं, दोनों देगा, लवण और जल दोनों देगा। अम्ल को किसी क्षार से विक्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनेगा। इस विक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इसका नाम उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक और नाम है, बता दीजिए। उसको निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया। तरीके तो वो अर्थ होगा तो वही होगा, निष्प्रभावीकरण। ठीक है, पांचों के तो हो गया था ना, वो तो चेंज ठीक है। लवण कितने प्रकार के होते हैं? बोलो। लवण है तो दो प्रकार का तो बताइए कौन कौन बड़ा दो? वाला दूध वाला। ये आपका पाया जाता है 5 प्रकार, यदि 6 प्रकार के लवण पाया जाता है। सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भास्मिक लवण, मिश्रित लवण, द्विक लवण और जटिल लवण। अब बताइए इसमें से इधर द्विक लवण का उदाहरण बताइए। दूध लवण का एग्जांपल है। बोलो। फिटकरी होगा लेकिन सूत्र नहीं आता। ठीक है, फिटकरी है, एक और है मोहर लवण बोला जाता है। तो फिटकरी का फॉर्मूला बताइए कोई। Al2O3 चलिए सुन लीजिए। पहली बात होता है पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला याद रखना है, K2SO4। और बाद Al2O3 सॉरी Al2, हाँ Al2 SO4 का होल 3 याद रखना है, Al2SO4 का होल 3। और बाद में 24 को पानी जोड़ देना है। फिर से बोलिए सर। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O। तो द्विक लवण में 2 को याद रखना है, एगो मोहर लवण और एक हो गया फिटकरी। तो मोहर लवण का भी फॉर्मूला याद रखना है, एकरा में है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 और 6 गो पानी। द्विक लवण में से एग्जांपल पूछल है कई बार। फिटकरी वाला ज्यादा। हाँ, लेकिन ये जानते हैं फंसता कब है? फिटकरिया मार दीजिएगा, इसका फार्मूला दे देता है। हाँ। आइए हम फंस जाते हैं, हाँ? समझ में नहीं आता। Al2SO4 का होल थ्राइस। 24 से 2 तो याद है मेन। अब मोहर लवण के है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस और SO4। SO4 का होता है। अब जटिल लवण का नाम बता दीजिए कोई, जटिल लवण का नाम। फॉर्मूला तो नहीं पूछेंगे, मरकात को है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। ये आपका जटिल लवण का उदाहरण है। अग्निशामक यंत्र में किस यौगिक का प्रयोग करते हैं? इसका कहते हैं खाने वाला सोडा को। आगे बोलो। ठीक है।
खाने वाला सोडा का। आतिशबाजी में किस यौगिक का प्रयोग करते हैं? आतिशबाजी में जो छुटता है ना पटाखा उठाखा में, उसमें किस यौगिक का प्रयोग करते हैं? वो तो लाल हो तो आपका अथी हो जाता है ना, वो यौगिक का नाम बताना है। बोलो। नहीं सर। ये आपका है सोडियम कार्बोनेट का, सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट का, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बता दो। कॉपर सल्फेट CuSO4 हाँ 7H2O। पानी गलत हो, 5H2O तो बाकी दोनों में सर उसमें 5 गो ई में है, वो में 7 गो होता है। 3 को है, पता है कौन में 5 कौन में 7? ई जब यहाँ पे क्लियर हो गया कि कॉपर सल्फेट में 5 गो होता है, बाकी में फेरस में 7 गो होता है, और जिंक में लगता है कि नहीं, वही बताइए कि जिंक में 10 नहीं होता ना 10 में नहीं होता, 7 गो होता है। तो 2 गो में 7 गो होता है, 1 गो में 5 गो होता है शायद। 10H2O भी है सर। हाँ जिंक वाला होगा तो तब जिंक के साथ होगा तब। देखो सफेद होता है ना, सफेद होता का रहता है। सफेद होता है, सूत्र निकल हाँ अरे नहीं हो सकता सर। 7H2O है। हाँ हाँ तो हम बोल ही रहे हैं कि कॉपर सल्फेट में 5 गो, और फेरस सल्फेट में 7 गो, और जिंक में 10 गो हो जाएगा। तो छोड़िए हो गया। जिंक में 10 हाँ यानी डेढ़ पीएच वैल्यू क्या है? पीएच है क्या, स्केल है मानना जो क्या बताता है? ठीक है, संख्या का मान बताता है। कॉपर में 5 हुआ, फेरस में 7 हुआ। पीएच स्केल का मान कितना होता है? 0 से 10। 0 से 14 होता है। बताइएगा पशुओं के शरीर का पीएच वैल्यू कितना होता है? बोलो। नहीं सर, पहले क्वेश्चन हम सुने दोनों सेम होता है, 7 से 7.8। मनुष्य का 7.7 से 7.8। अरे हम दोनों बोल रहे हैं, जानवर और मनुष्य दोनों में बोल रहे हैं कि 7 से 7.8 होता है। 7 से अरे ढंग से शरीर बैठो ना, आधा दिन में तो ऊपर रहता है, कहाँ सुनेगा? 7 से 7.8। अम्लीय वर्षा के लिए बताइए कितना मान होना चाहिए पीएच मान? 7 से अधिक। बोला। अरे एक्यूरेट बताइए ना सर, एक्यूरेट पूछता है। बोलो। 5.6 से कम, 5.6 से कम हो जाएगा तो अम्लीय वर्षा, 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत झड़ने लगेगा। दांत किसका बना होता है? एनामेल, सॉरी दांत नहीं, एनामेल। कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। बफर विलियन बताइए कोई, किसे कहते हैं, या एग्जांपल भी बता सकते हैं बफर विलियन का? सर बीच में उसका खाली स्थान होगा। अपने से ना बोल दे ले। बोलिए सर। कोई ऐसा अम्ल या क्षार जिसको मिलाने से बिना परिवर्तन किए उष्मा का अवशोषण कर लेता है, उसे हम बफर विलियन कहते हैं। H2O2 का इसका नहीं, ये सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड, ये दोनों बफर विलियन का उदाहरण है। सही है, सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड दोनों। CH3CH हाँ सोडियम एसीटेट, चलिए, केमिस्ट्री हो गया खत्म। सोडियम एसीटेट और एसिटिक। बताइएगा बायोलॉजी पीछे है, सोडियम एसीटेट। बताइएगा। मोनेरा में जो कोशिका भित्ति बना होता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन तो कह सकते हैं, और कुछ है? प्रोटीन तो सब में लमसम लमसम है। बोला। आरएनए प्रोटीन है, इसी बोल देता नहीं है। पॉलीसेकेराइड और अमीनो अम्ल का। मोनेरा को कितने भाग में बांटा गया? आगे। हाँ, मोनेरा जगत को अध्ययन की सुविधा के अनुसार मेरे जगत को 5 गो। 5 गो। आपकी बताएंगे 12 गो। 4 गो। अब चारों का नाम सुन लीजिए। पहला है जीवाणु, दूसरा है एक्टिनोमाइसीटीज, तीसरा है आर्कीबैक्टीरिया,
और चौथा है साइनोबैक्टीरिया। ये लग रहा है, हम्म। अंदर में कुछ नहीं है, हमको लगा कि सब लोग गलती मार दिए। कवक जैसा जो जीवाणु पाया जाता है उसको एक्टिनोमाइसीटीज कहते हैं, उसमें जो होता है। अब बताइए आर्की बैक्टीरिया का उदाहरण बताइए। मैथेनजोन और हेलोफाइल्स। प्राचीनतम जीवित जीवाश्म किस क्यों कहा जाता है, किस मुनेरा को? मुनेरा के चारों में से किसी को कहा जाता है? इस चारों में बताना है, जीवाणु में, एक्टिनोमाइसीटीज में, आर्कीबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में से कौन है जो सबसे प्राचीनतम जीवित जीवाश्म? जिसमें सवाल आता है वो बोला आर्कीबैक्टीरिया को कहा जाता है। प्राचीनतम जीवित जीवाश्म, सबसे पुराना भी है, अभी जिंदा भी है। हाँ। हाँ वो जीवित, वो आपका एक कोशिकीय में नहीं आता है। हाँ वो बस खाली बोलेगा जीवित जीवाश्म कौन है, सबसे जीवित जीवाश्म। हाँ सबसे बड़ा जीवित जीवाश्म। बड़ा ये भी अगर बदल देगा तो ये तो आगे ये छोटा में ना जाएगा, कोशिकीय में प्रोकैरियोटिक में आएगा ना। हाँ प्राचीन। बताइए जीवाणु की खोज कब और किसने किया था? जीवाणु पीछे कब किए थे? बोलो। 1674 ठीक है 1674 है, यहाँ पे 1683 दिल है। गलती नहीं दिल है, सब अपना अपना के अनुसार प्रमाणित नहीं ना कोई करके रख ले हैं। बताइए जीवाणु का नामकरण किसने किया था? ना। एहरनबर्ग। एहरेनबर्ग 1829 में। बताइएगा किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया था? लुई पास्चर किया है। बताइएगा रोगों के जन्म सिद्धांत किसने दिया? ठीक है लुई पास्चर दिया है। किसने बताया था कि चौपाया में एंथ्रेक्स रोग जीवाणु के कारण होता है? ऐसे विषाणु के कारण होता है एंथ्रेक्स रोग। नहीं, फुट माउथ होता है। फुट माउथ रोग होता है आपका विषाणु के कारण, एंथ्रेक्स जीवाणु के कारण होता है। बोला गया नहीं आ रहा सर। ये किया था आपका रॉबर्ट कोच। बताइएगा प्रतिरोधी मत, इसका हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश बता देंगे तो सब बता देंगे। बताइए प्रतिरोधी मत की खोज किसने किया था? हाँ एंटीसेप्टिक हो जाता है, एंटीबायोटिक नहीं है। जोसेफ लिस्टर किया है। जोसेफ लिस्टर किया है। जीवाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाणु के अध्ययन को? ठीक है बैक्टीरियोलॉजी। आगे बताना। जीवाणु का आकार कितना होता है? दो माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच होता है। तो बताइएगा आगे जीवाणु का आकार, जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? बोला 4 प्रकार के होता है। एक होता है बैसिलस, एक होता है कोकस, एक होता है आपका स्पाइरेलम, एक होता है कोमा। सबसे छोटा जीवाणु सब बता वाले, चारों के चारों एक बार नहीं 10 बार रिपीट कर लो। बोला हाँ चारों में से। कोमा है, बैसिलस है, विब्रियो है और कोकस है। कोकस होता है, कोकस का आकार कोमा ही होता है। गोल होता है कोकस का आकार।
जब एक के कोकस को कितने भागों बांटा गया? 4 भागों में। जब एक रहेगा उसको माइक्रो कोकस कहेंगे। तो माने एक रहेगा तो माइक्रो कोकस, 2 रहेगा तो डिप्लो कोकस कहेंगे, 3 रहेगा तो स्टेप्टो कोकस कहेंगे, और 4 आवरण बना लेता है उसे सारसिन्ना कहा जाता है। यह गुणज में होता है। 8 है 64 128 के घनाकृति पैकेट के रूप में पाया जाता है। याद नहीं है, झूठों के आगे बढ़े से कोई फायदा नहीं। पूरा भी लो। स्पीड ज्यादा है तो थोड़ा बारम से पशुपालन वाला ना किसी लिखा तो वो आओ भी दिलाओ ना, ये हम लिखते खाली दिखाई दे तो चलो बताइएगा। कल तो कुछ पूछा गया था ना, ना पूछा है 4-5 पूछा। बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार कृषि पर निर्भर लोग के प्रतिशत 55%। 55%। जनगणना किस सूची में आता है? राज्य सूची में आता है। जनगणना संघ सूची में आता है सर। संघ सूची में आता है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री? पंजाब राव देशमुख। पंजाब राव देशमुख। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम? प्रथम कृषि गोविंद बल्लभ उत्तराखंड वाला। गोविंद बल्लभ पंत। कब? 1960 में। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ और कब? 1974। कहाँ? पांडिचेरी पुदुचेरी 1974 में। पूसा में, बिहार में पूसा में स्थापना हुआ था। प्रथम विश्वविद्यालय कृषि। हाँ तो उसका कब स्थापना हुआ था? आगे 1905 में। भारत में कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक? ठीक है, MS रंधावा। विश्व वन दिवस? 21 मार्च। हरित क्रांति के जन्मदाता विश्व में? विलियम गॉड। ऐसे नॉर्मन बोरलॉग है सब। नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति भारत में क्यों हुआ? 3 गो। आगे 2 गो। पहला 67-68। पूरा बोला 1967-68। दूसरा 80-84। ना, ये वो सही है गलत है बोला? 1983-84। 80-84। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गॉड। विलियम गॉड। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा प्रभावित किस फसल में पड़ा था? गेहूं। हरित क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुआ था? लेकिन यहाँ हुआ था स्वीडन में। भारत में बताना है। भारत में पंजाब में। पंजाब में। आंध्र प्रदेश। अब बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जन्म स्थली कहाँ है? तमिलनाडु। बोलो। उत्तराखंड। बताना है कि गेहूं का वानस्पतिक नाम? ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम। सोना, कल्याण, अर्जुन किसका किस्म है? गेहूं का। कल्याण तो कॉमन है सर। गेहूं में बताइएगा गुणसूत्र। गेहूं का गुणसूत्र है 24 गो। चावल में 24 गो है। हाँ गेहूं, हाँ गेहूं में, हाँ गेहूं में 42 और चावल में है 24। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी? जलोढ़। बताइए अब तो। इसी में 2 मिट्टी का। हाँ में थोड़ा सा बालू की मात्रा ज्यादा होता है दोमट में। गेहूं में विटामिन कौन कौन पाया जाता है? दोमट मिट्टी में बालू की मात्रा, काली मिट्टी अलग है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है उसको। दोमट अलग जलोढ़ मिट्टी में आता है, इसमें बालू की मात्रा कम ज्यादा होता है। सीधा बैठा ना तो B1 B2 और B6। गेहूं में जो रस्ट रोग होता है वो किसके कारण होता है? कवक के कमी कारण होता है। कवक के कारण होता है। गेहूं किस कुल का है? बोलो। वालू होता है। ग्रेमनी कुल का सर। ठीक है, ग्रेमनी कुल।
गेहूं में चावल दोनों है ना सर, गेहूं निकल गया अनाज वाला ग्रेम निकल के आता है। इससे है यहाँ डबल कर दिया सर। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? B1 ठीक है, थायमिन। जया, पद्मा, सोना, मधु किस किस फसल की प्रजाति है? चावल धान, ठीक है। विश्व में धान की प्रथम बौनी प्रजाति का नाम? ठीक है, IR8। पूसा 444 का संबंध किस फसल से है? नहीं ठीक है, बाजरा। पूछा 444 पंतजी 114 किस फसल से संबंधित है? 114 बाजरा मक्का है, मक्का चना। तंबाकू में कौन सा पाया जाता है रसायन? निकोटीन निकोटीन। ये दलहनों का राजा? चना चना। रानी? मटर। 2,4-D क्या है? 2,4-D आपका खरपतवार नाश। खरपतवार नाश। इसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है? हार्मोन? हाँ, हार्मोन है, ठीक है। एक दिन क्वेश्चन आया था 2,4-D में कौन सा हार्मोन? पादप हार्मोन। हाँ देखिए ऑप्शन दीजिएगा का नाम साइटोकाइनिन, एब्सिसिक, एथिलीन और ऑक्जिन। ऑक्जिन होगा। ठीक है, ऑक्जिन होता है। आगे बताइएगा, फल में कौन सा ग्लूकोज पाया जाता है? फल में कौन सा मीठा होने के लिए क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज। फूल की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरोकल्चर। कल्याण किसकी किस्म है? बादाम का आगे गेहूं का दोनों का वो तो ठीक, गेहूँ दोनों। यहाँ पे है अति का पत्ता गोभी का। मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? वो गेहूं में ग्लूटेस पाया जाता है। मक्का में जीन प्रोटीन पाया जाता ठीक है, मक्का में जीन प्रोटीन पाया जाता है। ब्लास्ट रोग का संबंध किस फसल से है? आगे है। ब्लास्ट ऑफ धान में ठीक है, ब्लास्ट रोग धान से संबंध है। हरित बाली रोग का संबंध किससे है? दिमाग लगा के थोड़ा सा। बाली लोग बाजरा ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। बाली बाजरा। अग्नि निंजा रोग। अग्नि निर्जा रोग सर, अग्नि निर्जा रोग निंजा आता है यहाँ पे देने, ठीक है। नहीं निर्जा है निर्जा निंजा यहाँ पढ़ ली है, इसे यहाँ पे देने, ठीक है। अग्नि निर्जा रोग का संबंध किस फसल से है? अग्नि निर्जा रोग है सेब से। सेब से यार ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए भुला गए हम। क्वेश्चन 4 बार पूछो बताइएगा, सेब से। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? बोलो। 1965 में हुआ 1965 में, गुजरात के आनंद में। हाँ, FCI 65। अभी ये सब दूध का रंग सफेद किसके कारण? कैसीन के कारण। दूध का रंग पीला किसके कारण? कैरोटीन। दूध में मीठापन किसके कारण? बोलो। हाँ, हम नहीं जानते लैक्टोज है। ठीक है, लैक्टोज के कारण। और लैक्टो मीठा। चाय में कौन सा रसायन पाया जाता है? हाँ, थीन। सबसे अच्छा प्रकार के कॉफी, यानी उन्नत किस्म के, अच्छा किस्म के कॉफी का नाम? भारत में ऐसे अरेबिका पाया पूरा विश्व में, चाहे भारत में कहीं भी, अरेबिका। सबसे ज्यादा फैलेट कुछ और भारत में ही लगता है पाया जाता है। सबसे अच्छा किस्म में कोई नहीं, ताइवान में कुछ जगह वहां पर पाया जाता है। चाय पाया जाता है, उलंग चाय सबसे अच्छा किस्म के चाय ताइवान से पाया जाता है। हाँ, हो सकता है, ऊपर नहीं है। बंकी टॉप बनाना रोग किसमें होता है? केला में। टिक्का रोग किसमें होता है? ठीक है, मूंगफली में। बांकी टॉक है। बंकी है, बंकी, मंकी ना, बंकी टॉप है।
बांकी एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? थोड़ा सा याद करके आओ, बोलो। ताइवान से। ताइवान। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम के रेशम का। अब बताना है विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? खेती या अंगूर का। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? कोई पदार्थ में, जो कोई वस्तु खाए वाला में पाया जाता है, बोलो। दाल में 23% पाया जाता है, बोलिए। यहीं तो गलती दे सर। तो कुछ ही सही है। मशरूम में 80-81% पाया जाता है। अरे ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार चल रहा है सर, कुछ भी है। क्वेश्चन बैंक थोड़े है। क्वेश्चन बैंक नहीं है, वो हर जगह में अवेलेबल नहीं ना है। धर ली नहीं, सब के अवेलेबल नहीं ना, मगर ई सब लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, मशरूम में हम भी जानते हैं कि मशरूम में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऐसे सोयाबीन दाल है 40%। गांधी कीट रोग का संबंध किससे है? माने किस फसल से? गांधी कीट रोग है गेहूं से, आगे चावल से हो रहा है। धान से। वही चावल गुलाबी कीट का संबंध किससे है? पास है सर। गेहूं में कपास से। आलू किस स्कूल में आता है, बोला? आलू बोले सर संतोष भैया कोची सिलोजोनियन करके कुछ होता है। सोलोने से। ब्लैक हार्ट रोग किसमें होता है? ब्लैक हार्ट रोग आलू में होता है। किसकी कमी से? हार्ट अटैक का है ऑक्सीजन के कारण। नहीं सर, ऑक्सीजन हार्ट अटैक नहीं होता है सर, ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है तब आता है सर। का है वही बात हम नहीं समझ फिर वो नली जाम हो जाता है सर, फिर याद रखिए बिना मतलब कोलेस्ट्रॉल होता है। अरे वो तो ठीक है यार, हार्ट अटैक ब्लड नहीं है। ला सर खोला हो, खोलिए। अरे फिर खोलिए। थका नहीं होता है, नसवा जो होता है ना जाम होने लगता है, वो होता है, वो दूसरा होता है। हार्ट अटैक में ये जो नली होता है, नली में जाम हो जाता है अंदर से। मस्ती को लेने क्या हुआ ना, तो समझ तू गिर रहा। वो तो ब्रेन हेमरेज तो फट जाता है। मतलब जीना नहीं। हाँ, ब्रेन हेमरेज में नस फट जाना है। आई में नली जो होता है ना ब्लॉक होने लगता है, ऊपर परत एक आवे लगता है। एक्सीडेंट हो जाता है कैसे उसको ब्रेन हेमरेज हो एक्सीडेंट हो लगता है। चोट लगता है, नस फट गया अंदर, भले बाहर नहीं फटा, अंदर फट गया। चलिए। लाल रस्ट रोग किसमें होता है? लाल रस तो गन्ना में होता है। गन्ना अगर ऑप्शन में न रहेगा तो? हो जाएगा तो नहीं पता। मक्का चाय में। बोलते नहीं वैसे वही हम लोग पर सीआर द्वारा बोलता है लोग। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। जूट को। कपास तो व्हाइट गोल्ड कहा जाता है उसको। हाँ चलो ना भाई, मैं बंद करो। किताबवा ले लो, याद कर ये है।